सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या थी और मतलब हमें क्यों यूज़ पड़ा। फिर हम लोग अपना जो टॉपिक है कि जावा क्यों क्रिएट हुई थी इसको देखेंगे। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक टर्म है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग ने हमेशा ही सुना होगा कि कंप्यूटर्स हमेशा ज़ीरो और वन में ही समझते हैं और किसी चीज़ में नहीं समझते हैं। मतलब ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ठीक है। इसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, शुरू शुरू में यार सब लोग ज़ीरो वन ज़ीरो वन सो ऑन यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करके पूरा मान लीजिए एक पेज है जो ज़ीरो वन से भरा है। तो होता था क्या था, कोड की रीडेबिलिटी बहुत कम थी। किसी को जिसको पता था उसी को पता है, वरना सबको नहीं पता है कि क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा यार कुछ ऐड करना है, तो ऐड के लिए मान लीजिए हमको लिखना पड़ता है ज़ीरो वन ज़ीरो वन, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है कि किसको ऐड करना है। जैसे ज़ीरो ज़ीरो वन को ऐड करना, मान लीजिए ये एक मेमोरी लोकेशन। तो हुआ क्या, शुरू में ऐसे लिखा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन। तो भाई इंजीनियर या प्रोग्रामर को तो समझ में आया, पर एक कॉमन आदमी के लिए सिर्फ नंबर्स हैं। तो होता क्या है, बार बार सेम कोड रिपीट होता है। तो किसी ने कहा यार क्या करते हैं ना, ये जो ऐड कर रहे हैं तो क्यों ना इसको हम एक नाम लिख देते हैं। तो जब ये ऐड को हम लोग ने नाम लिख दिया, तो ये हम लोग दूसरी लैंग्वेज का, पहले क्या था हमारे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में जब हम लोग नाम लिखने लगे, मान लिया ऐड है, सबट्रैक्ट है या लूप है, जब ये नाम देने वाली लैंग्वेज आई तो इसने बहुत हेल्प करा। ये क्या करती थी मदद, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका ये अपोजिट है, ठीक है। लूप के लिए मान लीजिए कुछ ऐसी तरह लिखा जाता था। तो ये क्या करती थी, मान लीजिए आपको ऐड करना है तो आपको अब ज़ीरो वन नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है ऐड, ये वाला स्टेटमेंट है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐड क्या चीज, ज़ीरो ज़ीरो वन लोकेशन पे कुछ है, उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आई हमारी असेंबली लैंग्वेज। पहले हम लोग का ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन चलता था, तो किसी ने कहा यार बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें कि भाई जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको नाम दे दिए, फिर आगे अपना काम लिख रहे हैं। तो यार इसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि यार ज़ीरो वन बार बार आ रहा था। तो होता क्या यार, इंग्लिश इंग्लिश बहुत फेमस थी, और ये जिस साइड की लैंग्वेजेस है वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। तो होता क्या है, नई लैंग्वेज आती है, इसका नाम सी है। तो सी लैंग्वेज क्या करती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बहुत जल्दी, कि ये सी लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। मतलब मोस्टली लैंग्वेज का सेंटेक्स इससे ही उठाया गया है। और हम ये देखेंगे इस लैंग्वेज ने क्या करा है, इसने कुछ इंग्लिश के वर्ड बहुत सारे यूज करे, जैसे वाइल, ठीक है, फॉर, और डू वाइल। तो यार इंग्लिश जैसा था, लोग को कुछ समझ में आ रहा था। इंटीजर के लिए इंट, प्रिंट के लिए प्रिंट, ठीक है, इस तरह से। तो यार ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी, ये मशीन के क्लोज थी, और ये मिडल लेवल लैंग्वेज थी। तो ये सब यूज करती थी, और ये भी यार आसान पड़ रहा था और मजा आ रहा था, ठीक है। तो हमको समझ में आया कि पहले ज़ीरो वन चलता था,
उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई, जिसमें थोड़े थोड़े इंग्लिश लेटर यूज हुए। फिर एक लैंग्वेज आई सी लैंग्वेज, जिसने बहुत कुछ चेंजेस लाए। ठीक है, शायद ये बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुई थी यूनिक्स कन्नड़ बनाने के लिए। ये सब आपके मतलब का नहीं, मैं जो है समझाने आया हूँ कि वही जावा क्यों बनी वो समझाता हूँ। तो होता क्या यार, ये लैंग्वेज अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, पर ये लैंग्वेज ना थोड़ा समझने में डिफिकल्टी, मतलब इसमें एक हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इसका यूज नहीं करती थी, और ये ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। मतलब अगर आपको अपना कोड लिखना है, जैसे ये आपने अपना कोड लिखा और जब आप इसको एग्जीक्यूट करते थे ना, तो ये विंडोज के लिए अलग कुछ बनाती थी। ठीक है, विंडोज पे चलाया तो जैसे .exe बना दी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसा आपको पता है आजकल सब एंड्रॉयड चलाते हैं, तो एंड्रॉयड की ऐप की एक्सटेंशन क्या होती है, APK। तो क्या एंड्रॉयड की ऐप इसमें चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। पर हमको चलाना नहीं है, हमको खाली खोल के कोड देखना है या कंपाइल करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। वैसे ही सी लैंग्वेज भी थी भैया, सी लैंग्वेज का भी कोड नहीं चलता था। अब विंडोज में भी ऐसा नहीं कि सारी विंडोज में चलती थी, उसमें भी कुछ थोड़े थोड़े डिपेंडेंसी थी। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो यार अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन होगा। तो एक सोल्यूशन आता है। क्या हुआ कि यार ये जो कोड था ना, ये तो सब जगह सेम था, बस ये जो चलने वाला सिस्टम था, जो मतलब एग्जीक्यूट वाला पार्ट था, वही सब जगह डिफरेंट था। तो जावा के डेवलपर ने क्या करा, उन्होंने कहा क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो हर मशीन के लिए एग्जीक्यूट होने वाला कोड बनाए। मान लीजिए ये डायग्राम आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा। ठीक है, ये मान लीजिए विंडोज मशीन है, ये मैक मशीन है, ये लाइनक्स मशीन है। ठीक है, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा एक कोड होगा, उसको जब हम कंपाइल करेंगे तो ये शायद डॉट क्लास फाइल होती है, शायद नहीं, डॉट क्लास फाइल होती है। फिर जब ये कंपाइल होती है ना, तो ये कंपाइल होके बाइट कोड बनता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली जो कोड होता है वो डॉट जावा फाइल होती है। जब वो कंपाइल होता है तो वो डॉट क्लास फाइल बनती है। और ये जो क्लास फाइल होती है ना, यहाँ तक ये सब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता था। मतलब ये सब कोड वही सेम ही रहता था ना। जैसे अब आपने कहीं पे, जैसे मान लीजिए दो ट्रांसलेटर हैं, दोनों हिंदी को इंग्लिश में करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो इनपुट जा रहा होगा तो सही जा रहा होगा, बस ट्रांसलेटर आउटपुट अलग अलग देगा। जैसे किसी को चाइनीज में देना है, किसी को कोरियन में देना है, किसी को फ्रेंच में देना है। तो वही समझ लीजिए कि इनपुट पे यार हमारा पूरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। बस हमारे आउटपुट में इशू था, तो हमने कहा यार हम चक्कर ही नहीं लेंगे, हम अपना JVM बना लें। JVM क्या करता है? JVM ही जावा का हीरो है। ठीक है, तो ये कोड होता है, ये कोड पहले डॉट क्लास फाइल में होता है, इसको हम बाइट कोड बोलते हैं। अब यह वाला कोड JVM जो है अलग अलग मशीन के लिए एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमको अपना कोड सिर्फ यहाँ चलाना है। हमको नहीं मतलब है कि यार विंडोज में कैसे चलेगा, मैक में कैसे चलेगा, लाइनक्स में कैसे चलेगा, क्योंकि
ये काम JVM देख लेता है। अब JVM सबके अलग अलग आता है, मैक में मैक का JVM, लाइनक्स में लाइनक्स का JVM, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ, अपना काम इतना, लैंग्वेज का काम इतना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये चीज़ समझा पाया हूँ। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में। होता क्या है, पाऊँ, ओके, सो सेकंड पेज से शुरू करना था मेरे ख्याल से। हाँ, तो होता क्या है, जब लैंग्वेज बनना शुरू हुई तो 0101 था, बिल्कुल सिंपल था, जिंदगी आसान चल रही थी यार, 2 ही बटन होते थे, 0101 चलाते थे। पर लोगों ने कहा यार हमको भी समझाओ, हमको भी समझाओ। तो होता क्या यार, किसी ने कहा यार चलो कुछ चीज़ों को इंग्लिश में लिख देते, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर लैंग्वेज थी उस समय की। तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी तो उसका नाम दे दिया असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसको जो चेंज करता था उसको असेंबलर बोलते थे। तो मान लीजिए ऐड और सबट्रैक्ट ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा यूज हुआ, तब भी यहाँ पे ये बाइनरी कोड रह गया था। एक और लैंग्वेज आती है सी लैंग्वेज, उसने बहुत सारे इंग्लिश लाइक वर्ड यूज करे, पर इसमें कमी थी। कमी क्या थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज नहीं करती। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो होता है जैसे हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे पेरेंट का चाइल्ड का रिलेशन, ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो वैसे हम रिलेशन इस पे हम लोग ने इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही ये लैंग्वेज बनी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए लैंग्वेज बनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कोड समझना आसान हो जाता है। जैसे अभी तो हम लोग 10-10 लाइन का कोड लिखते हैं, बाद में हजार हजार लाइन का कोड होता है, तो हम लोग को फिर समझना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट ना होता। और फिर ये मैंने बताया कि कैसे ये वाला कोड EXE फाइल बनाता था, ये खाली विंडोज़ में चलता, APK पे ना चलता, मतलब एंड्रॉयड पे ना चलता। तो फिर जावा के डेवलपर ने हमारा हीरो अपना JVM बनाया। JVM क्या करता है, JVM एक वर्चुअल मशीन है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। उसका काम है कि यार हमको डॉट क्लास फाइल का कोड लाओ, हम तुमको तुम्हारी मशीन ले देंगे। मैक में सेम कोड JVM को दो, मैक के लिए देगा, सेम कोड लाइनक्स के लिए देगा, ठीक है ना। और इसमें फ़ायदा क्या है कि हमेशा आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यार JVM तो एक ही जैसा प्रोग्राम हुआ है ना, पर वो सब मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, और मतलब C++, तो ऐसा था, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। और अगर कभी भी कुछ ज़िंदगी में समझ में ना आए ना, तो कभी एक बार रिपीट करके फिर से देखना, तो शायद समझ में आ जाए। ये मेरी एक टिप है, मैंने बहुत बार अप्लाई करी, क्योंकि पहली बार समझ में नहीं आता, दूसरी बार में आ जाता है। सेम वीडियो कभी कभी पर्सन चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी दूसरे की वीडियो समझ में आता है। तो मेन कॉन्सेप्ट है समझना। अगर यहाँ तक आए और अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जावा क्यों बनी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।